तो रिएक्ट में एस्केपिंग हैचेस देखते देखते हम बहुत आगे आ चुके हैं और हम अभी है अपने सेकेंड लास्ट एस्केप हैच में। और इसमें हम देख रहे थे यूज इफेक्ट या फिर इफेक्ट जो भी आप कह लो। पहले हमने रेफ देखे, फिर इफेक्ट देखे, वहां पे देखा कि सिंक्रोनाइजिंग विद इफेक्ट, यू माइट नॉट नीड एन इफेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ द इवेंट, सेपरेटिंग इवेंट्स फ्रॉम इफेक्ट, और अब देख रहे हैं रिमूविंग इफेक्ट डिपेंडेंसी। ये ऊपर के वीडियोस देखे नहीं होंगे तो वो पहले चेकआउट करो, क्योंकि वो सारे वीडियोस जो है इस वीडियो का बेस है। वो नहीं देखोगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट उन्हीं वीडियोस का है तो हम उसे सीधा स्किप कर देते, क्योंकि पहले ही देख रखा है तो बिन का आपका टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है, राइट। चलते वीडियो में। Removing effect dependencies. When you write an effect, the linter will verify that you have included every reactive value, like prop वगैरह जो भी है ना, वो आपने इंक्लूड किया कहाँ पे, अपने डिपेंडेंसी एरे में। और इससे इंश्योर होता है कि हम हमेशा प्रॉपर चीज़ें अपने कोड के साथ अपने इफेक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रॉपरली, और सारी चीज़ें अपने कोड के हिसाब से अपने इवेंट में लेड आउट है, ताकि इफेक्ट हमेशा प्रॉपर चीज़ों पे एग्जीक्यूट करे और आपका कोड जब हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो रिएक्ट करे उन चीज़ों पे। ओके, डिपेंडेंसी शुड मैच द कोड, जो कि मैंने कहा डिपेंडेंसी शुड ऑलवेज मैच द कोड। तो डिपेंडेंसीज क्या, जो भी डिफाइंड है, डिपेंडेंसी रूम आईडी है, सर्वर यूआरएल नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है। ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखो, पिछले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर सर्वर यूआरएल बाहर डिफाइन किया है ना तो वो डिपेंडेंसी नहीं है, पर रूम आईडी जो कि प्रॉप है वो डिपेंडेंसी है, तो उसे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे नहीं करोगे तो ये एरर थ्रो आउट कर देगा कि ये रूम आईडी को क्यों नहीं इंक्लूड किया बे, वो कर ले। तो ये करना है आपको। इसके बाद टू रिमूव डिपेंडेंसी, प्रूव दैट इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी। प्रूव दैट इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी मतलब क्या, ये प्रूव करना है कि वो रिएक्टिव वैल्यू नहीं है। रिएक्टिव वैल्यू नहीं है वो कैसे प्रूव कर सकते हैं। रिएक्टिव वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, ऐसी वैल्यू जो कि कंपोनेंट के अंदर डिफाइंड है, ऐसे वेरिएबल जो कंपोनेंट के अंदर डिफाइंड है, या तो ऐसे प्रॉप जो आ रहा है, प्रॉप, सेट स्टेट के वेरिएबल्स और कैलकुलेटेड वेरिएबल्स, ये तीनों चीजें क्या होती है, ये तीनों चीजें होती है रिएक्टिव वैल्यूज। आपने ये प्रूव कर दिया कि मेरे फंक्शन के चीजें रिएक्टिव वैल्यूज नहीं है, तो इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो यूज इफेक्ट है, उनमें उनकी जरूरत नहीं है डिपेंडेंसी में डालने के लिए। तो बस आपको ये डिफाइन करना है। रूम आईडी को अगर आपने कहीं ऊपर मेंशन कर दिया ना तो वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी। ओके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है, रूम आईडी को ऊपर दे दिया तो वो डिपेंडेंसी नहीं है, ये खुशी खुशी चल जाएगा, एरर भी थ्रो नहीं करेगा। ओके, टू चेंज द डिपेंडेंसी चेंज द कोड। डिपेंडेंसी चेंज करने के लिए क्या करो, कोड को चेंज करो। कोड को चेंज करो मतलब क्या, जैसे कि हमने किया, रूम आईडी डिपेंडेंसी में ऐड नहीं करना था तो हमने क्या किया, उसको प्रॉप से लेने के बजाय ऊपर डिफाइन कर दिया। स्टैटिक वेरिएबल बन गया, मतलब रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव नहीं है मतलब क्या, डिपेंडेंसी नहीं है, एकदम इजी। डिपेंडेंसी मतलब कॉल नहीं करना है, सो अपना डिपेंडेंसी एरे बच गया, डिपेंडेंसी चीजें निकाल दी। यहाँ पे पिटफॉल दिया है, अवॉइड सप्रेसिंग द लिंटर लाइक दिस, ESLint इग्नोर नेक्स्ट लाइन, रिएक्ट हुक्स एग्जॉस्टिव डिपेंडेंसीज एंड ऑल। तो ये दिया है रिमूविंग द अननेसेसरी डिपेंडेंसीज, तो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं अननेसेसरी डिपेंडेंसीज को, वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। और डिपेंडेंसी कैसे हम चेंज कर सकते हैं इंटेंशनली, वो भी दिया है। शुड दिस कोड मूव टू एन इवेंट हैंडलर, वो देखते हैं कि कोड को इवेंट हैंडलर पे मूव करना चाहिए या कि नहीं, वो कैसे करना है। तो अवॉइड इवेंट स्पेसिफिक लॉजिक इनसाइड अ इफेक्ट, तो ये कैसे करते हैं। सबसे पहले सबमिटेड अगर होगा तो हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं, पर ये जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं अपने इवेंट हैंडलर पे भी, राइट। तो इनको कभी भी यूज इफेक्ट में नहीं मेंशन करना, इनको हमेशा इवेंट हैंडल पे करना है, जैसे कि हैंडल सबमिट में किया है यहाँ पे, बस उसी तरह से। इफ़ यूर इफेक्ट डूइंग सेवरल अनरिलेटेड थिंग्स, तो अगर बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड थिंग्स कर रहा होगा तो यहाँ पे तो सब कुछ सही है कि एक ही चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं हम, सिटीज़ और कंट्री को, पर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एरियाज उसको भी कॉल कर रहे हैं इफेक्ट से, और फिर एरियाज को हम डाल रहे हैं अंदर, और दो चीज़ें अपडेट कर रहे हैं एक साथ में, जो कि गलत है, वो कभी भी नहीं करना है। इसके बाद यही शॉपिंग फॉर्म का एग्जांपल है कि हम दो यूज इफेक्ट अंदर उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो एक इफेक्ट ही करना है यूज, ऐसा कोई बात नहीं है, हम 2-4 इफेक्ट यूज कर सकते हैं, और 2-4 इफेक्ट में 2-4 अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं ट्राई। आर यू रीडिंग सम स्टेट टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेट, मतलब अगर आप किसी पहली स्टेट को कैलकुलेट कर रहे हो अगली स्टेट करने के लिए, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा डिपेंडेंसी में उन मैसेजेस को, क्योंकि उन मैसेजेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। तो मैसेजेस जब अपडेट होगा, कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश होगा, और इस्टेब्लिश होने के बाद वो एक नया रिटर्न करेगा जिसपे नया रिसीव्ड मैसेज है। इसी तरह से डू यू वॉन्ट टू रीड अ वैल्यू विदाउट रिएक्टिंग टू इट्स चेंजेस, अगर आपको किसी ऐसी वैल्यू को रीड करना है जिनके चेंजेस पे आपको रिएक्ट नहीं करना, तो वो कैसे करते हैं। इसके लिए पहला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे इस चीज़ों से।
बेसिकली यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको बनाना है इफेक्ट इवेंट। इफेक्ट इवेंट क्या होता है? रिएक्ट से हम एक चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि है यूज इफेक्ट इवेंट। इफेक्ट इवेंट क्या होता है? आपके इफेक्ट के अंदर डला हुआ इवेंट जो कि आप सेपरेट आउट कर रहे हो आपके इफेक्ट से। जब इसे सेपरेट आउट करोगे तो आपको क्या करना है? अपना इवेंट लॉजिक इसमें लिखना है कॉल बैक फंक्शन में। इसके अंदर ये फंक्शन ऐसे पैरामीटर लेता है और आप पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हो जो भी चाहिए वो, और वो आपको यहाँ से फिर पास करना पड़ेगा। और इफेक्ट इवेंट को जब भी आप कॉल करोगे तो उसके अंदर आपको वो चीज़ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से वो डिपेंडेंसी हट गई जो कि पहले थी मैसेजेस वाली डिपेंडेंसी या फिर म्यूटेड वाली डिपेंडेंसी। वो जब हमने हटा दी है म्यूटेड की डिपेंडेंसी, तो हम क्या कर पा रहे हैं? हम सीधा इसे कॉल कर पा रहे हैं और ये म्यूटेड को अपने अंदर ही एक्सेस कर रहा है। तो इसकी वजह से हर म्यूटेड के चेंज पे ये यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस पर बहुत डीप एक्सप्लेनेशन किया है पिछले वीडियो में, अगर आपको वो देखना है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, पर अभी इसमें उतना डीप नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। इसके बाद में इन्होंने बस ऐसी चीज़ें दी है कि हम कैसे इफेक्ट इवेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसका डीप डाइव करने के लिए पिछला वीडियो देख लो प्लीज़। और डज सम रिएक्टिव वैल्यू चेंज अनइंटेंशनली? तो मतलब क्या कोई रिएक्टिव वैल्यू अनइंटेंशनली चेंज हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है ना, क्योंकि देखो हम जो एरेज यूज़ करते हैं, जो फंक्शंस यूज़ करते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं ना, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं। मतलब क्या? हर बार जब वो डिफाइन होंगे, भले उनकी वैल्यूज सेम हो पहले से, जैसे कि यहाँ पे सर्वर यूआरएल सेम हो, रूम आईडी सेम हो, वैल्यूज सेम है, पर फिर एक बार रीरेंडर हो गया ना तो इनका रेफरेंस अलग बन जाता है। अलग बन जाता है मतलब क्या? ऑप्शंस में अलग रेफरेंस आएगा। अलग रेफरेंस आएगा मतलब क्या? इनकी वैल्यू ही अलग है। ओके, बिकॉज रेफरेंस इज अपडेटेड। तो अगर इस तरह से कुछ आप डिफाइन कर रहे होंगे तो ये ध्यान में रखना कि उनको हमेशा बाहर डिफाइन करो अपने कंपोनेंट के। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या? टेम्पररी डिसेबल द लिंटर टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम। तो डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम करने मतलब प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने क्या किया? लिंटर को करंटली डिसेबल करके दिया, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो नहीं हो रही है, नहीं तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी। और यहाँ पे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे चीज़ें चल रही है। पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये फर्स्ट एंटर पे इसकी ये वैल्यू होगी। ये देख लेते हैं एक बार चेंजेस कैसे है। फर्स्ट एंटर पे ये वैल्यू है, सेकंड एंटर पे ये वैल्यू है, और अगर हमें प्रिंट करना चाहे, हमने अगर प्रिंट करना चाहा इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं होगी क्योंकि इनका रेफरेंस ही अलग है, भले इनकी वैल्यूज़ अंदर की वैल्यू जो है वो सेम हो। तो ये चीज़ें होती है। तो इसकी वजह से आपको हमेशा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आपके कंपोनेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जब रीरेंडर होगा तो कॉल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा नीचे जाके रिटर्न वैल्यू पे जाके। पर ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा एक ही बार डिफाइन होगा ना, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, एरेस को, जिनकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है ना, उनको ऊपर डिफाइन करो। तो इस तरह से ये काम करेगा। क्रिएट ऑप्शन वाला आप फंक्शन भी कर सकते हो और उसे सीधा यहाँ से कॉल कर सकते हो, इससे भी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपकी। और इसी के साथ मूव डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस इनसाइड योर इफेक्ट। तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि वो था, या फिर फंक्शन जो है वो, उन सभी को आप अपने इफेक्ट के अंदर मूव कर दो तो भी आपकी चीज़ें बच जाए, क्योंकि इफेक्ट की डिपेंडेंसी के लिए वो चीज़ें नहीं आएगी। ओके, और यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे म्यूजिक, तो ये ट्रू देगा। ये ट्रू क्यों देगा? क्योंकि देखो ये म्यूजिक है, ये म्यूजिक है, दोनों स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो होते हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं जब उनकी वैल्यूज ट्रू होती है। Now that option is declared inside your effect, it is no longer a dependency to your effect. Instead, the only reactive value used by your effect is room ID. Since room ID is not an object or function, you can be sure that it won't be unintentionally different. In JavaScript, numbers and strings are compared by their content, but objects और arrays नहीं होते compare. इसीलिए हमें वो एक तो इफेक्ट के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं या तो अपने कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करने पड़ते हैं। रीड प्रिमिटिव वैल्यूज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव वैल्यूज अगर ऑब्जेक्ट से रीड करनी होगी आपको, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सीधे अपना ऑप्शन को एक्सेस कर लिया और वहाँ से चीज़ें ले ली, पर ऑप्शन के अंदर अगर सर्वर यूआरएल और रूम आईडी ऐसी दो चीज़ें होंगी, तो वो क्या कर रहे हैं? सर्वर यूआरएल को अलग कर रहे हैं। कैसे? इन्होंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। डिस्ट्रक्चर मतलब क्या? ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी वैल्यूज को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। ऐसे हम वैल्यूज ले सकते हैं सीधा कीज की मदद से। जैसे यूज स्टेट में एरे रिटर्न होता है, पहला क्या होता है उसका? वैल्यू, सेकंड होता है फंक्शन। इस तरह से इस ऑप्शन में क्या है? कीज है, तो हम सीधा कीज को एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से, और एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। और कैलकुलेट कर सकते हैं हम प्रीमिटिव वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस एज वेल। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल करके हम सीधा प्रीमिटिव वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, पास्ट प्रॉप की तरह। तो यहाँ पे अपना ख़त्म हो गया ये टॉपिक, जो कि था कि हम कैसे कर सकते हैं अपने डिपेंडेंसीज को रिमूव अपने इफेक्ट से।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो अपने एस्केप हैचेस का और यूज इफेक्ट्स का भी, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे रीयूज़ कर सकते हैं हम अपने लॉजिक को कस्टम मूव्स की मदद से। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।